हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण के लिए जो व्यतिकरण क्या है और टाइप ऑफ व्यतिकरण हमने देख चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो के प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कि कौन कौन सी शर्तें हैं जिससे प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, दोनों तरंगे जो है हमारी वह कला संबद्ध होनी चाहिए तथा इनके बीच जो कलांतर है वह समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिंदु पर जो परिणामी आयाम अथवा तीव्रता है, जो तरंगे हैं उनका जो परिणामी आयाम आयाम किसे कहते हैं और तीव्रता क्या है। जितना ज़्यादा आयाम होगा उस तरंग की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब वह उतनी ही ज़्यादा एनर्जी वाली तरंग होगी। जैसे कि जो एक्सेस है उससे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जब जो है इसे हम क्रस्ट कहते हैं और इसे हम ट्रफ कहते हैं। जो तरंगे हैं वह क्रस्ट और ट्रफ के रूप में संचरित होती हैं, सुरंग और गर्त के रूप में संचरित होती हैं। तो जो एक्सेस से जो हाईएस्ट सुरंग की जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वह एक्सेस से जो दूरी होती है वह उस तरंग का आयाम कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वह आयाम कहलाती है। तो आयाम जितना अधिक होगा उस तरंग की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। तो जो आयाम होता है वह तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या कहा गया है, दोनों तरंगे जो है कला संबद्ध होनी चाहिए, अर्थात इनके बीच की जो कलांतर है वह समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी बिंदु पर जो तरंग है उसका परिणामी आयाम अथवा तीव्रता वहां पहुंचने वाले दोनों तरंगों के कलांतर फाई पे निर्भर करती है। अतः यह आवश्यक है कि दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर फाई है उसका मान समय के साथ ना बदले। अन्यथा देखो, समय के इसका जो फाई है वह समय के साथ अगर बदलेगा, कलांतर जो है वह समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। अगर वह बदलता है तो क्या होगा, उस बिंदु पर जो परिणामी आयाम है, किसी भी बिंदु पर जो परिणामी आयाम है जो कि तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, जितना ज़्यादा आयाम उतनी ज़्यादा तीव्रता। तो जो तीव्रता है वह भी समय के साथ बदलेगा। अगर फाई का मान बदलेगा, कलांतर बदलेगा, तो तीव्रता भी बदलेगी, जिसके फलस्वरूप एक ही बिंदु पर तीव्रता कभी न्यूनतम होगी कभी अधिकतम होगी। यहाँ इसी बिंदु पर जो तीव्रता है शून्य हो जाएगी, नहीं तो इसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता हो जाएगी। इससे क्या डिफ्रेंशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जो हमारी तरंगे हैं वह कला संबद्ध होनी चाहिए, अर्थात उनके बीच की जो दूरी है वह बीच का जो कलांतर है वह समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, दोनों तरंगों का मूल प्रकाश स्रोत जो है वह एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। जो हमारा प्रकाश स्रोत है वह एक वर्णीय होना चाहिए। अगर वह एक वर्णीय ना हो तो क्या होगा, क्योंकि जो अगर हमने देखा था प्रकाश का विवर्तन में, जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हमने देखा था, तो जब भी श्वेत प्रकाश अगर हम ले लेते हैं तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। इस प्रकार क्या होता है कि श्वेत प्रकाश में 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक की तरंगे विद्यमान होती हैं। मतलब अलग अलग रंग, 7 रंगों की जो तरंगे जो श्वेत प्रकाश है वह 7 रंग उसमें मिले हुए होते हैं। जब हम वर्ण विक्षेपण करते हैं तब हमें पता चलता है। तो अलग अलग तरंगों का जो की जो एनर्जी होगी गाइस वह अलग अलग होती है। अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए एनर्जी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से जो वाइट कलर होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है, वह 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक की तरंगे रखता है। तो अगर हम उसे करते हैं, एक वर्णीय नहीं है मतलब हमारा प्रकाश स्रोत, तो जो अलग अलग तरंगों का जो आयाम होगा वह अलग अलग होगा, और आयाम अलग अलग होगा तो जो आयाम होता है वह तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अलग अलग पॉइंट पे क्या होगी, किसी भी अलग अलग बिंदु पे जो प्रकाश की तीव्रता है वह भिन्न भिन्न होगी, जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा जो प्रकाश स्रोत है वह एक वर्णीय होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। जो हमारी तरंगे हैं उनके आयाम लगभग बराबर होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, तरंगों के आयाम जो है वह लगभग बराबर होने चाहिए। क्योंकि अगर हम समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण देखें तो जब तरंगे समान दिशा में संचरित होती हैं और इनका आयाम समान होता है तो समपोषी व्यतिकरण में जो इनकी परिणामी तीव्रता होगी वह क्या होगी, फर्स्ट तरंग का अगर हम मान लेते हैं, जो हमारी फर्स्ट तरंग है इसका आयाम a1 है और जो हमारी सेकंड तरंग है इसका आयाम a2 है, तो इसका जो परिणामी आयाम निकलेगा समपोषी व्यतिकरण में, रचनात्मक व्यतिकरण में, तो हम देखेंगे जो इसका आयाम होगा a1 + a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और वहीं हम विनाशी व्यतिकरण में देखें, जब जो तरंगे हैं समान आयाम की हैं लेकिन विपरीत दिशा में हैं,
तो इनकी तरंगों का जो आयाम होगा, अगर हम माने कि इसका आयाम a1 है, ये गाइस थोड़ा और नीचे से जाती, तो आप बराबर आयाम वाली तरंगी बनाइएगा। तो a1 हम इसे माने और यहाँ a2 माने, तो इसका जो विनाशी व्यतिकरण में जो तरंगों का आयाम होगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होगा परिणामी आयाम। सो जब आयाम लगभग बराबर होंगे तो हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जब हम देखेंगे कि जो आयाम है उसमें अंतर अधिक आता है, a1 माइनस a2 अधिक होगा, तो वह अदीप्त और दीप्त प्रिंज जब वह किसी भी पॉइंट में एक साथ ऑब्जर्व कर रही हैं, किसी भी पॉइंट पे एक साथ अध्यारोपित होती हैं या किसी भी पॉइंट पे एक साथ अपनी एनर्जी रिलीज करती हैं, तो हम देखेंगे कि जो प्रिंजें हैं, हम आगे देखेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो प्रकाश किरणें हैं, तरंगे हैं, वह अपनी एनर्जी रिलीज करती है जिससे कि वह एनर्जी चमकती हैं। दीप्त प्रिंजें और अदीप्त प्रिंजें हमें प्राप्त होती हैं। तो अगर आयाम बराबर होंगे तो हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दीप्त प्रिंजें और अदीप्त प्रिंजों में। इसलिए जो हमारी तरंगे हैं वह लगभग समान आयाम की होनी चाहिए। अब हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं। दोनों तरंगे एक ही सरल रेखा में गमन करनी चाहिए, अर्थात दोनों कला संबद्ध स्रोत एक दूसरे से बहुत पास पास होने चाहिए। और हमारा पांचवा पॉइंट है, यदि दोनों तरंगे ध्रुवित हों, अगर हमारी जो दोनों तरंगे हैं वह ध्रुवित हो रही हैं, तो दोनों तरंगे समान तल में ध्रुवित होनी चाहिए। आई होप गाइज दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, दैट्स वाई मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।